आज का टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेज, मछलियों में परागण नियमन। ये पीएससी बायो फर्स्ट ईयर में 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में आपको अलग अलग ईयर्स के सिलेबस में मिल जाएगा। ये नोट्स मैं आपको इस वीडियो में नोट्स दूंगा और साथ में समझाते जाऊंगा। ये नोट्स हिंदी में होगा, जिसमें साइंटिफिक टर्म्स इंग्लिश में होंगे। मैं ऐसा बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कितना लिखना है, कितना लिखें तो पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है। आज के टॉपिक में जो होगा उसका सिनॉप्सिस है। डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है उसकी परिभाषा। फिर होम्योस्टेसिस, जिसको बनाए रखने के लिए ही ये मछलियाँ परागण नियमन करती हैं, इसको समझेंगे। फिर है टाइप्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, जीवों में कैसे कितने प्रकार से ऑस्मोरेगुलेशन होता है उसको समझेंगे, जो हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है। फिर यहाँ होता है जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेज को देखेंगे, जो दो वातावरण के अनुसार अलग अलग होता है। पहला ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेज, मतलब मीठे जल की मछलियों में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है उसको जानेंगे। फिर दूसरा में जो है मैराइन फिशेज में, मतलब समुद्री मछलियों में कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होता है उसको देखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले ये है ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन होगा। तो परागण नियमन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर के हानिकारक पदार्थों का नियमन करता है, उनको उत्सर्जित करता है। ठीक। मतलब कोई भी जीव अपने अंदर के जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालेगा, तो वो क्रिया होता है ऑस्मो रेगुलेशन द्वारा। इसी को फिर बोलते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन, मतलब उत्सर्जन का एक प्रकार है। अब जो हम लोग मछली में देख रहे थे, तो मछलियों द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन में अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित जल एवं लवण की सांद्रता को नियंत्रित किया जाता है। अब मछली हैं तो मछली रहेंगे जल में, तो जल में क्या होता है, या तो सॉल्ट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, या जल होगा। तो उसमें उन दोनों के बीच में मछलियाँ कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं उसको देखेंगे। फिर ऑस्मो रेगुलेशन करके जो होम्योस्टेसिस, समस्थिति को स्थापित करती हैं। तो फिर होम्योस्टेसिस क्या होता है उसको आगे समझेंगे अच्छे से। फिर ऑस्मो मतलब जो होम्योस्टेसिस अगर बिगड़ जाए तो फिर जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको ये ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया द्वारा समाप्त करती हैं, वह उस दुष्प्रभाव से बचती हैं। ठीक। अब आगे देखते हैं होम्योस्टेसिस को। ठीक है। इसी होम्योस्टेसिस को बनाने के लिए जीव ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है, किसी भी जीव शरीर की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने वातावरण, बाह्य वातावरण में हो रहे बदलावों के अनुसार शरीर के आंतरिक स्थिति में बदलाव करता है, वह संतुलन बना रखता है, उसे होम्योस्टैटिक टेंडेंसी, मतलब समस्थितिक क्षमता कहते हैं। मतलब होम्योस्टेसिस शरीर की सामान्य अवस्था है। इस अवस्था से अगर कोई कुछ बदलाव होता है शरीर में तो वो हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ठीक है। इसी होम्योस्टेसिस को, मतलब सामान्य स्थिति को, शरीर की सामान्य स्थिति को बनाए रखने की क्षमता होम्योस्टैटिक टेंडेंसी कहलाती है। वह इसी को बनाने के लिए जीव ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन के प्रकार। जीवों को उनके बाह्य वातावरण व आंतरिक वातावरण में सांद्रता के अंतर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। मतलब उसके बाहर का वातावरण और वहीं उसके अंदर, मतलब आंतरिक वातावरण में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके डिफरेंस के बेसिस में इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक। तो इसमें पहला है ऑस्मो कन्फर्मर्स, वे जीव जो अपने बाह्य वातावरण के साथ समपारस्परिक, मतलब आइसोटोनिक होते हैं। अब आइसोटोनिक क्या होता है, तो अर्थात उनके भीतर लवण की सांद्रता बाह्य वातावरण के समान होती है। मतलब बाहर में जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उसके शरीर के भीतर भी वही कॉन्सेंट्रेशन शरीर के भीतर भी होगा। मतलब वो बदलाव नहीं कर, वो समान स्थिति में वैसे ही बना रहता है, जैसे बाहर में होगा वैसे ही भीतर भी। उन्हें ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। आइसोटोनिक नेचर के होंगे उनको बोलेंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स। यह सामान्यतः समुद्री अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं। और ये अपने मतलब लगभग 100% तो नहीं, लेकिन अपने वातावरण के अनुसार ही उनके शरीर के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन होता है।
ठीक, उदाहरण के लिए जेलीफिश और स्टारफिश में ये देखा जा सकता है। अब दूसरा है ऑस्मोरेगुलेटर्स, वे जीव जो विषम पराशरी मतलब एनाइसोटोनिक होते हैं। मतलब या तो उसके उनके शरीर के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर से अलग होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, मतलब अलग होगा, इसको देखेंगे। तो अब यहाँ पे एक टर्म है हाइपरटोनिक का, मतलब बाहरी वातावरण का की अपेक्षा शरीर के भीतर लवण सांद्रता अधिक होती है। मतलब बाहर में जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का, उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन शरीर के भीतर होगा। इस स्थिति को बोलेंगे हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक। अब दूसरा है हाइपोटोनिक, इसके ठीक विपरीत, मतलब हाइपरटोनिक के ठीक विपरीत शरीर के भीतर लवण की सांद्रता कम होती है। मतलब बाहर में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उससे कम कॉन्सेंट्रेशन शरीर के अंदर होगा। इन दोनों अवस्थाओं में, मतलब हाइपोटोनिक दोनों अवस्थाओं में जीव को बाह्य वातावरण की तुलना में स्वयं को संतुलित करना पड़ता है। अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो स्वयं को उसके अनुसार बदलना पड़ेगा। अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो उसके अनुसार बदलना पड़ेगा। ठीक। इन दोनों अवस्थाओं में जीव को बाह्य वातावरण की तुलना में स्वयं को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है। ऑस्मोरेगुलेटर्स मतलब जो ऐसे बदल सकते हैं उनकी, ऑस्मोरेगुलेटर्स की शारीरिक सांद्रता हमेशा वातावरण से भिन्न होती है। ठीक है। मतलब बाहर जैसे होगा उसके अनुसार स्वयं को बदलेगा। जैसे कम है बाहर तो अंदर ज़्यादा बनाएगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो अंदर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा वो, और अगर बाहर का ज़्यादा है तो अंदर का कम करेगा। ठीक है। ये होता है ऑस्मोरेगुलेटर्स। ठीक। ये जीव जगत के अधिकतर प्राणी ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं, मतलब इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये भी ऑस्मोरेगुलेटर्स में ही आते हैं। ठीक है। इस टर्म को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा, कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स, इन दोनों शब्दों को समझाऊंगा। कन्फर्मर्स वे होते हैं जो बाहर का वातावरण जैसा है वो वैसे ही बन जाते हैं। जैसे अगर ठंड के मौसम में आप पेड़ पौधे को छुएंगे तो वे ठंडे ही प्रतीत होंगे, ठंडे ही होंगे। और वहीं रेगुलेटर्स मतलब जो बाहर का वातावरण है उसके अनुसार स्वयं को ना बदल कर, मतलब उसके अनुसार स्वयं को ना करके वो वातावरण से अलग खुद को बदलेंगे। जैसे अगर ह्यूमंस को या फिर कोई भी मैमल्स होते हैं, कोई भी जीव जंतु आसपास हैं, उनको अगर ठंड के मौसम में छू के देखेंगे तो वो गर्म महसूस होंगे। मतलब बाहर जितना है ठंडा है तो उसके विपरीत उनका शरीर गर्म होता है। ऐसे ही वो कुछ बदलाव करते हैं स्वयं में और रेगुलेट करते हैं अपने अंदर के तापमान को। ये कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स दो टर्म्स थे। अब ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेस, मछलियों में परासरण नियमन, जो आज हमारा मुख्य टॉपिक है, उसको देखेंगे। एक मछली अपने शरीर के भीतर व बाहर जल व लवण का संतुलन ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया द्वारा ही करती है। ठीक। यहाँ उसके शरीर के भीतर व शरीर के बाहर दोनों वातावरण में जल व लवण की सांद्रता में अंतर होता है, चाहे वह स्वच्छ जलीय मछली हो या खारे पानी की। हम दोनों वातावरण की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है। दोनों वातावरण का हम लोग, खारा पानी हो या मीठा पानी हो, इसका हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पहले डायग्राम से समझते हैं इसको, फिर एग्जाम में कैसे लिखना है उसको देखेंगे। ठीक है। ठीक। ये है फ्रेश वाटर फिश, मीठे जल की मछली। इसमें कैसे होता है ऑस्मो रेगुलेशन उसको देखेंगे। ठीक। तो इसको समझने से पहले एक चीज ध्यान देते हैं। मछली को हम लोग एक तरह से मानते हैं कि एक गुब्बारा है, गुब्बारा। ठीक। अब ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, हम लोग एक गुब्बारे में पानी भर दिए, इसको पानी में डाल दिए, जहाँ जल है वहाँ डाल दिए, तो क्या है, इसके बाहर जल है, अंदर जल है, बीच में एक झिल्ली है। अब इसके सांद्रता में अंतर है दोनों में। जैसे बाहर की सांद्रता अंदर से कम है, अंदर की सांद्रता अधिक है, बाहर सांद्रता कम है। तो इसमें क्या होगा, जो बाहर का जो अंदर जैसे सॉल्ट अधिक है तो वो बाहर जाना चाहेगा। ठीक। और जो बाहर जल है वो अंदर आना चाहेगा। ये सामान्य ऑस्मोसिस में ऐसे ही होता है। तो हम लोग मछली को ऐसे ही मानते हैं।
मछली एक गुब्बारा जैसी है जो एक अर्ध पारगमन झिल्ली द्वारा बनी होती है। यह अर्ध पारगमन झिल्ली द्वारा मछली बनी हुई है। इसके अंदर भी जल भरा होता है, फ्लूइड भरे होते हैं, बाहर भी फ्लूइड है। तो इन दोनों के बीच में ये मछली को कोप करना होता है, मतलब मछली को समस्थिति सामान्य स्थिति बनाए रखना पड़ता है। ये सामान्य स्थिति को ऑस्मोरेगुलेशन द्वारा बनाती है मछली। ठीक है, तो अब समझते हैं। जो फ्रेश वाटर फिश है, मीठे जल की मछली है, ये जिस जल में रहती है वहां बाहर लवणता मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। बॉडी की अपेक्षा में, शरीर की अपेक्षा में बाहर इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सॉल्ट का, लवण का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और जल की सांद्रता अधिक होती है। जल का कॉन्सेंट्रेशन बाहर अधिक होता है शरीर से, तो क्या होगा, अब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा। तो जो ये है सॉल्ट है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर से बाहर जाना चाहेगा और वहीं पे जल अंदर आना चाहेगा, जो होम्योस्टेसिस की कंडीशन को प्रभावित करेगा। जैसे ही जल अंदर आएगा और सॉल्ट बाहर जाएगा, तो अधिक सांद्रता में, अधिक कॉन्सेंट्रेशन में अगर जल आना चाहे तो क्या होगा, जल अधिक अगर शरीर में आ गया तो शरीर फूल जाएगा और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इसका शरीर इतना बड़ा हो जाएगा कि फट जाएगा और मछली के मरने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मछली यहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन करता है और ऑस्मोरेगुलेशन करके क्या करता है, अधिक से अधिक जल को बाहर निकालता है। किडनी से अधिक से अधिक जल बाहर निकलता है और वहीं पे यूरिन होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को कम से कम निकालेगा ताकि शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो जाए। तो इसलिए क्या होता है, वो डाइल्यूट मतलब तनु यूरिन का त्याग करता है। अधिक जल और कम इलेक्ट्रोलाइट्स, कम सॉल्ट के साथ में यूरिन को त्याग करता है बहुत अधिक मात्रा में। और वहीं पे जो से गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, या मुख द्वारा भी बहुत अधिक मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स को ग्रहण करता है और वहीं पे जल को कम से कम ग्रहण करने का प्रयास करता है ताकि जल की सांद्रता शरीर के अंदर अधिक ना हो जाए और इसका कंडीशन खराब ना हो जाए। ठीक, चलो इसको अब समझ लिया। परीक्षा में कैसा लिखेंगे इसको देखते हैं। इन फ्रेश वाटर फिशेज, मीठे जल में जहाँ बाहरी जल की तुलना में मछली के आंतरिक वातावरण में लवणता अधिक होती है, हाइपरटोनिक कंडीशन होता है। यहाँ परासरण द्वारा सॉल्ट का प्रसार शरीर से बाहर अधिक होता है, वह जल का प्रसार भीतर की ओर, जिससे होम्योस्टेसिस प्रभावित होती है। यह मछली के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक, उसका जो सामान्य स्थिति है वो बिगड़ेगा तो मछली के लिए वह हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इससे बचने के लिए मछलियाँ कुछ अडाप्टेशन अनुकूलन अपनाती हैं। इनमें दक्ष गुर्दे मतलब दक्ष किडनियाँ पाई जाती हैं, जो तीव्रता से व अधिक मात्रा में मूत्र त्याग यूरिनेशन कर सकें। इससे जल का रेगुलेशन सही दिशा में हो सके। जल जैसे जितना अंदर आए वैसे ही बाहर जा सके, ताकि उसका जो सामान्य स्थिति है, जल की अधिकता शरीर के अंदर ना हो और उसके लिए वो हानिकारक ना हो सके। इसके लिए यूरिनेशन के टाइम में बहुत अधिक जल का रेगुलेशन होता है अंदर से बाहर की ओर। अब दूसरा है, कम से कम इलेक्ट्रोलाइट्स की हानि हो, इसके लिए लवणों का रीएब्जॉर्प्शन पुनः अवशोषण रक्त में होता है। ठीक, ये है। और जो तीसरा बताया था कि गलफड़ों द्वारा भी अधिक से अधिक सॉल्ट्स का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्रहण होता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। मराइन फिशेज में, खारे जल की मछलियों में कैसा होता है, देखते हैं उसको। खारे जल में जैसे हम जानते हैं मीठे जल से एकदम उल्टा कंडीशन होता है। बाहर सॉल्ट्स का सांद्रता अधिक होगा, वह अंदर कम होगा, और जल का सांद्रता अंदर अधिक होगा और बाहर कम होगा। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करें तो इसमें क्या होता है, जल शरीर से बाहर जाना चाहता है और सॉल्ट शरीर के अंदर आना चाहते हैं। तो अगर जल शरीर से बाहर अधिक मात्रा में चला जाए तो बॉडी श्रिंक हो जाएगा, मतलब पिचक जाएगा और मछली मर जाएगी। यहाँ भी होम्योस्टेसिस प्रभावित हुई और मछली के शरीर को नुकसान पहुंचा। अब इसी को बनाए रखने के लिए फिर मछली ऑस्मोरेगुलेशन करती है। उसको देखेंगे कैसे, मतलब अधिक से अधिक जल का ग्रहण
मुख से और गलफड़ों द्वारा मछलियाँ करती हैं। ठीक, और आगे किडनी द्वारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का स्रावण करती हैं। मतलब जिसमें जल कम होगा और सॉल्ट्स अधिक होंगे वैसे यूरिन का वो एक्सक्रीशन करती हैं। वहाँ कैसा हुआ था, वहाँ डाइल्यूट यूरिन का एक्सक्रीशन हुआ था, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का एक्सक्रीशन हुआ। ठीक, ये डायग्राम समझे हम। हाँ, अब जो समझे थे उसको परीक्षा में कैसा लिखेंगे उसको देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में लिखना ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक, इन मराइन फिशेस, खारे पानी की मछलियों में, खारे पानी की मछलियों में शरीर के भीतर की तुलना में बाहर लवण घनत्व अधिक होता है, वहीं जल घनत्व शरीर के भीतर अधिक होता है। यहाँ शरीर का कंडीशन हाइपोटोनिक व बाहर वातावरण का कंडीशन हाइपरटोनिक होता है। ठीक, अब इसी कारण जल का प्रसार शरीर से बाहर की ओर व लवण का प्रसार, मतलब लवण शरीर के अंदर अधिक आना चाहते हैं तो शरीर के भीतर होने लगता है। इससे शरीर के श्रिंक होने का, मतलब सिकुड़ने का खतरा बना रहता है। अब इसी से बचने के लिए यहाँ भी होम्योस्टेसिस प्रभावित हुई। अब उससे बचने के लिए खारे जल की मछलियाँ निम्न अनुकूलन अडाप्टेशन करती हैं। पहला है, शरीर में जल को नियंत्रित रखने के लिए व हो रहे जल हानि को संतुलित रखने के लिए अधिक से अधिक जल का ग्रहण मुख व गलफड़ों द्वारा करती हैं। दूसरा, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सांद्र मूत्र का उत्सर्जन किडनी द्वारा किया जाता है ताकि सॉल्ट अधिक बाहर निकल जाए और जल कम निकले, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का उत्सर्जन होता है। तीसरा, गलफड़ों द्वारा जल में घुलित इलेक्ट्रोलाइट्स को छानकर जल का अवशोषण किया जाता है। मतलब गलफड़ों में जो जल का अवशोषण होगा वहीं पे इलेक्ट्रोलाइट को छाना जाएगा, बाहर छोड़ा जाएगा, वह जल को अंदर लिया जाएगा जहां तक जितना अधिक हो सके, जिससे लवण का अंतर्ग्रहण को कम किया जा सके। मतलब लवण इलेक्ट्रोलाइट्स कम से कम अंदर आए और शरीर को हानि ना पहुंचे। यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। आपको अगर आगे कोई भी टॉपिक का नोट्स बनाना हो तो कमेंट कीजिएगा। ये लगभग पर्याप्त नोट्स है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।